क्या इन मेडलों को गंगा में बहाने से क्या समस्या का समाधान हो जाएगा? क्या जो लोग आज खुले तौर पर अपराध करके स्वतंत्र घूम रहे हैं, क्या उनको सजा मिल जाएगी? या जो लोग आज तानाशाही बनकर इस तमाशे को देखने का काम कर रहे हैं, क्या इन सभी समस्याओं से इन बेटियों को छुटकारा मिल जाएगा? या इस देश की बहन बेटियों के साथ में इस तरह से व्यवहार नहीं होगा? ये पहली घटना नहीं है, इस देश में तमाम ऐसी घटनाएं हुई हैं जब देश की बहन बेटियों की आबरू के साथ में खेलने का काम किया गया है, उनकी इज्जत को तार तार किया गया है। इससे पहले आपने तमाम ऐसी घटनाएं देखी होंगी, चाहे मैं मनीषा हाथरस केस की बात करूं, या अभी दिल्ली में जिस तरह से जो कंछावला कांड हुआ था उसकी बात करूं, या ऐसे बहुत सारे पायल तड़वी जैसे कांड हुए हैं, रोहित वेमुला जैसे कांड हुए, तमाम ऐसे कांड हुए हैं जहां पर कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि सत्ताधारी लोग प्रशासन को अपने वश में कर किस तरह से जो निर्दोष लोग हैं उन्हीं को दोषी बनाने का काम करते हैं और उनको इतना मजबूर कर देते हैं कि वो लोग आत्महत्या तक कर ले। धर्म, क्षेत्र, भाषा, जाति से ऊपर उठकर भारत देश आपके साथ खड़ा है। लेकिन मुझे एक बात और यहाँ पर बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है, जिस तरह से मैं देख रही हूँ कि जो बबीता फोगाट है वो इन्हीं की बहन है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से वो सावरकर की जयंती पर उनके सामने नतमस्तक होती नजर आती है। और अभी तक मैंने एक भी ऐसा सोशल मीडिया पर उनका पोस्ट नहीं देखा जब उन्होंने अपनी इन पहलवान बहनों के समर्थन के लिए दो शब्द भी लिखे हों। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि एक तरफ तो इनकी बहनें खुद मतलब उस सत्ताधारी पक्ष से लड़ रही हैं और दूसरी तरफ वही बहन बबीता फोगाट है जो सत्ता पक्ष के तलवे चाटने का काम कर रहे, उसको सिर्फ अपनी पद प्रतिष्ठा प्यारी। यह सवाल आया कि कैसे लौटाएं हमारी राष्ट्रपति को जो खुद एक महिला है। मन ने कहा ना, क्योंकि वह हमसे सिर्फ 2 किलोमीटर दूरी पर बैठी सिर्फ देखती रही लेकिन कुछ भी नहीं बोली। हमारे प्रधानमंत्री को जो हमें अपने घर की बेटियां बताते थे, मन नहीं माना, क्योंकि उन्होंने एक बार भी अपने घर की बेटियों की सूध बूध नहीं ली, बल्कि नई संसद के उद्घाटन में हमारे उत्पीड़क को बुलाया और वह तेज सफेदी वाली चमकदार कपड़ों में फोटो खिंचवा रहा था। उसकी सफेदी हमें चुभ रही थी, मानो कह रही हो कि मैं ही तंत्र हूँ। इस चमत्कार तंत्र में हमारी जगह कहाँ है? भारत की बेटियों की जगह कहाँ है? क्या हम सिर्फ नारे बनकर या सत्ता में आने भर का एजेंडा बनकर रह गई हैं? ये मेडल अब हमें नहीं चाहिए, क्योंकि इन्हें पहनकर हमें मुखौटा बनाकर सिर्फ अपना प्रचार करता है यह तेज सफेदी वाला तंत्र और फिर हमारा शोषण करता है। यत्र नारी पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं। लेकिन मेरा भारत देश ऐसा है कि जब बहन बेटी अपने हक अधिकारों के लिए जंतर मंतर पर बैठी होती है तो वहीं नारियों की पूजा लाठी डंडों के द्वारा उन्हें घसीटकर उनके कपड़े फाड़ कर की जाती है। तो देखिए भारत देश में कुछ ऐसी संस्कृतियों का भी आज पालन पोषण हो रहा है कि कहने में कुछ और है और करने में कुछ और है। तो इन्हीं बातों से आप समझ सकते हैं कि इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, अभी आपने देखा कि जिस तरह से नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ और तमाम नेतागण उसमें पहुंचे, लेकिन विडंबना कि इस देश का प्रथम नागरिक जो कि महामहिम राष्ट्रपति जी हैं, उनको निमंत्रण तक नहीं दिया गया। इसी से आप समझ सकते हैं कि इस देश में किस तरह से जो संविधान की एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसका गला दबाया जा रहा है। और गला दबाने का काम कोई और नहीं कर रहा, बल्कि सत्ता पर बैठे हुए वो लोग हैं जो दिन दहाड़े इसको अपने पैरों के नीचे कुचलने का काम कर रहे हैं। तमाम लोगों ने अपने अपने तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दी, तमाम लोगों ने विरोध भी जताया, तमाम लोग इसके समर्थन में भी रहे। अपने अपने तरीके से लोगों का अपना अपना नजरिया रहा। जो लोग कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के चाटुकार हैं या सत्ता पक्ष की नीतियों से वास्ता रखते हैं या उन्हें सही ठहराते हैं, उन लोगों ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। लेकिन जो लोग बुद्धिजीवी हैं, जो तर्क करना जानते हैं, जो पढ़ते हैं, जो संविधान के बारे में जानते हैं, जो संविधान की प्रस्तावना के बारे में जानते हैं, उन लोगों ने बढ़ चढ़कर इस दिन के लिए विरोध तो किया ही। और जिस तरह से सत्ता पर बैठे हुए लोगों ने संसद भवन के उद्घाटन के लिए एक दिन को चुना, और आप सभी जानते हैं कि वो दिन क्या था और किस लिए लोग इसका बढ़ चढ़कर विरोध कर रहे थे। साथियों, अगर मैं बात करूं, अगर संसद भवन का उद्घाटन होना ही था तो इस देश में आपके पास में 3-4 महत्वपूर्ण तिथियां हैं जिस दिन आपको संसद भवन का जो उद्घाटन है वो करना चाहिए था। अगर सही रूप में देखा जाए, संवैधानिक तौर पर देखा जाए, और अगर मैं बात करूं इस देश के प्रथम कानून मंत्री की, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, उनका जन्मदिन 14 अप्रैल को आता है। तो कहीं ना कहीं
जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो ये चाहेंगे कि 14 अप्रैल के दिन जो नया संसद भवन है उसका उद्घाटन करना चाहिए था, लेकिन हम सब ने देखा कि उस दिन को ना चुनकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसे दिन को चुना जिस व्यक्ति का इस देश के लिए कोई भी योगदान नहीं है, बल्कि जो व्यक्ति लगातार इस देश की जासूसी करता रहा और अंग्रेजों का गुलाम बना रहा। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि आखिर इस देश में क्या चल रहा है और किस दिशा में इस देश को ले जाने का काम किया जा रहा है। और इतना ही नहीं साथियों, जिस तरह से नए संसद भवन में जो राजदंड है उसकी स्थापना की गई और जिस तरह से लोग अलग अलग प्रतिक्रियाएं इसको भी लेकर दे रहे हैं, और दूसरी तरफ उसी दिन दिल्ली पुलिस का जो राजदंड है वो कहीं ना कहीं देश की बेटियों पर चला और किस तरह से लोकतंत्र की हत्या की गई, किस तरह से निहत्थी बेटियों को रोडों पर जंतर मंतर से घसीटा गया, पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया। वो जो प्रदर्शन कर रही थी अपनी निजी मांगों को लेकर, उनको धराशाही करने का काम दिल्ली पुलिस के तहत किया गया। और इतना ही नहीं, जिस तरह से बहन बेटियों के साथ में पुलिस की बर्बरता रही है, जिस तरह से वहां पर जो लोग इस आंदोलन में समर्थन कर रहे थे उनको खदेड़ा गया। तो साथ ही आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि आज जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अपने हक अधिकार की लड़ाई जो लड़ना चाहते हैं संवैधानिक तौर पर, आज कहीं ना कहीं उनको किस तरह से कुचेला जा रहा है, उनके मनोबल को तोड़ने का काम किया जा रहा है। और इसी कड़ी में साथियों अक्सर हम देखते हैं कि जो अपने आप को तथाकथित हिंदू कहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, उनके मुख से आपने एक बात बहुत ज्यादा सुनी होगी। वो कहते नजर आते हैं कि यत्र नारी पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, कि जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं। लेकिन मेरा भारत देश ऐसा है कि जब बहन बेटियां अपने हक अधिकारों के लिए जंतर मंतर पर बैठी होती है तो वहीं नारियों की पूजा लाठी डंडों के द्वारा उन्हें घसीट कर उनके कपड़े फाड़ कर की जाती है। तो देखिए, भारत देश में कुछ ऐसी संस्कृतियों का भी आज पालन पोषण हो रहा है कि कहने में कुछ और है और करने में कुछ और है। तो इन्हीं बातों से आप समझ सकते हैं कि इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। और साथियों, अभी अभी खबर आ रही है, जिस तरह से विनेश फोगाट है उनको अरेस्ट किया गया था और उसके बाद उनको काफ़ी टॉर्चर किया गया और फिर छोड़ दिया गया। और फिर जिस तरह से हमने देखा कि उन्होंने एक सोशल मीडिया पर पत्र प्रेषित किया है, तो मैं आपको वो पत्र पढ़कर बताना चाहूंगी कि आखिर उस पत्र में उन्होंने क्या लिखा है और कितना दर्द व कितनी पीड़ा है इस पत्र में। तो आप इन्हीं के शब्दों से समझ सकते हैं। तो साथियों, मैं आपको वो पत्र पढ़कर सुनाती हूँ। 28 मई को जो हुआ वह आप सबने देखा। पुलिस ने हम लोगों के साथ क्या व्यवहार किया, हमें कितनी बर्बरता से गिरफ्तार किया। हम शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, हमारे आंदोलन की जगह को भी पुलिस ने तहस नहस कर हमसे छीन लिया और अगले दिन गंभीर मामलों में हमारे ऊपर ही FIR दर्ज कर दी गई। क्या महिला पहलवानों ने अपने साथ हुए यौन उत्पीड़न के लिए न्याय मांगकर कोई अपराध कर दिया है? पुलिस और तंत्र हमारे साथ अपराधियों जैसा व्यवहार कर रही है, जबकि उत्पीड़क खुली सभाओं में हमारे ऊपर फब्तियां कस रहा है। टीवी पर महिला पहलवानों को असहज कर देने वाली अपनी घटनाओं को कबूल करके उनको ठहाकों में तब्दील कर दे रहा है। यहाँ तक कि पोस्को एक्ट को बदलने की बात सरेआम कर रहा है। हम महिला पहलवान अंदर से ऐसा महसूस कर रही हैं कि इस देश में हमारा कुछ बचा ही नहीं है। हमें वे पल याद आ रहे हैं जब हमने ओलंपिक वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीते थे। अब लग रहा है कि क्यों जीते थे। क्या इसीलिए जीते थे कि तंत्र हमारे साथ ऐसा घटिया व्यवहार करे, हमें घसीट दे और फिर हमें ही अपराधी बना दे। कल पूरा दिन हमारी कई महिला पहलवान खेतों में छिपती फिरी। तंत्र को पकड़ना उत्पीड़क को चाहिए था, लेकिन वह पीड़ित महिलाओं को उनका धरना खत्म करवाने, उन्हें तोड़ने और डराने में लगा हुआ है। अब लग रहा है कि हमारे गले में सजे इन मेडलों का कोई मतलब नहीं रह गया। इनको लौटाने की सोचने भर से ही हमें मौत लग रही थी, लेकिन अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करके भी क्या जीना। यह सवाल आया कि कैसे लौटाएं। हमारी राष्ट्रपति को, जो खुद एक महिला है, मन ने कहा ना, क्योंकि वह हमसे सिर्फ 2 किलोमीटर दूरी पर बैठी सिर्फ देखती रही, लेकिन कुछ भी नहीं बोली। हमारे प्रधानमंत्री को, जो हमें अपने घर की बेटियां बताते थे, मन नहीं माना, क्योंकि उन्होंने एक बार भी अपने घर की बेटियों की सूध बूध नहीं ली, बल्कि नई संसद के उद्घाटन में हमारे उत्पीड़क को बुलाया और वह तेज सफेदी वाली चमकदार कपड़ों में फोटो खिंचवा रहा था। उसकी सफेदी हमें चुभ रही थी, मानो कह रही हो कि मैं ही तंत्र हूँ।
इस चमत्कार तंत्र में हमारी जगह कहाँ है? भारत की बेटियों की जगह कहाँ है? क्या हम सिर्फ नारे बनकर या सत्ता में आने भर का एजेंडा बनकर रह गई हैं? ये मेडल अब हमें नहीं चाहिए, क्योंकि इन्हें पहनकर हमें मुखौटा बनाकर सिर्फ अपना प्रचार करता है यह तेज सफेदी वाला तंत्र, और फिर हमारा शोषण करता है। हम उस शोषण के खिलाफ बोले तो हमें जेल में डालने की तैयारियां कर लेता है। इन मेडलों को हम गंगा में बहाने जा रहे हैं, क्योंकि वह गंगा माँ है। जितना पवित्र हम गंगा को मानते हैं, उतनी ही पवित्रता से हमने मेहनत कर इन मेडलों को हासिल किया है। ये मेडल सारे देश के लिए ही पवित्र हैं, और पवित्र मेडल को रखने की सही जगह पवित्र माँ गंगा ही हो सकती है, न कि हमें मुखौटा बनाकर फायदा लेने के बाद हमारे उत्पीड़क के साथ खड़ा हो जाने वाला हमारा अपवित्र तंत्र। मेडल हमारी जान है, हमारी आत्मा है। इनके गंगा में बह जाने के बाद हमारे जीने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए हम मेडल हमारी जान है, हमारी आत्मा है। इसलिए हम इंडिया गेट पर आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। इंडिया गेट हमारे उन शहीदों की जगह है जिन्होंने देश के लिए अपनी देह त्याग दी। हम उनके जितने पवित्र तो नहीं हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलते वक्त हमारी भावना भी उन सैनिकों जैसी ही थी। अपवित्र तंत्र अपना काम कर रहा है और हम अपना काम कर रहे हैं। अब लोगों को सोचना होगा कि वह अपनी इन बेटियों के साथ खड़े हैं या इन बेटियों का उत्पीड़न करने वाले उस तेज सफेदी वाले तंत्र के साथ। आज शाम 6 बजे हम हरिद्वार में अपने मेडल गंगा जल में प्रवाहित कर देंगे। इस महान देश के हम सदा आभारी रहेंगे। तो साथियों, आपने इस लेटर को सुना। यह लेटर विनेश फोगाट के तहत सोशल मीडिया पर प्रचारित और प्रसारित किया गया है। अब साथियों, सवाल यहाँ पर यह उठता है, क्या इन मेडलों को गंगा में बहाने से क्या समस्या का समाधान हो जाएगा? क्या जो लोग आज खुले तौर पर अपराध करके स्वतंत्र घूम रहे हैं, क्या उनको सजा मिल जाएगी? या जो लोग आज तानाशाही बनकर इस तमाशे को देखने का काम कर रहे हैं, क्या इन सभी समस्याओं से इन बेटियों को छुटकारा मिल जाएगा? या इस देश की बहन बेटियों के साथ में इस तरह से व्यवहार नहीं होगा? ये पहली घटना नहीं है। इस देश में तमाम ऐसी घटनाएं हुई हैं जब देश की बहन बेटियों की आबरू के साथ में खेलने का काम किया गया है, उनकी इज्जत को तार तार किया गया है। इससे पहले आपने तमाम ऐसी घटनाएं देखी होंगी, चाहे मैं मनीषा हाथरस केस की बात करूं, या अभी दिल्ली में जिस तरह से जो कंछावला कांड हुआ था उसकी बात करूं, या ऐसे बहुत सारे पायल तड़वी जैसे कांड हुए हैं, रोहित वेमुला जैसे कांड हुए, तमाम ऐसे कांड हुए हैं जहां पर कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि सत्ताधारी लोग प्रशासन को अपने वश में कर किस तरह से जो निर्दोष लोग हैं उन्हीं को दोषी बनाने का काम करते हैं, और उनको इतना मजबूर कर देते हैं कि वो लोग आत्महत्या तक कर ले। लेकिन यहाँ पर मैं तमाम उन बहनों को कहना चाहूंगी जो लगातार पिछले 1 महीने से अपने आवाज को बुलंद कर रही हैं, इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। ये लड़ाई बहुत लंबी है। आप लड़ाई उस सत्ताधारी पक्ष से लड़ रहे हैं जो कभी भी बेटियों का समर्थक नहीं रहा। उन्होंने सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे तो दिए हैं, लेकिन धरातल पर अगर इन नारों को हम चरितार्थ करने की बात देखें तो वो कल्पना मात्र हमें नजर आते हैं। और खासकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी में आप बहुत सारे ऐसे नेताओं को जानते होंगे जिनके ऊपर बलात्कार, हत्या और भी बहुत सारे केसेस दर्ज हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसे हो जाते हैं कि मानो जैसे दूध के धुले हुए हों और उनसे पवित्रवान कोई भी व्यक्ति ना हो। तो खाली मेडलों को गंगा जल में प्रभावित करने से कोई समाधान नहीं होगा। और आप जिस तरह से आप लोगों ने घोषणा किया कि आप इंडिया गेट पर आमरण अनशन पर बैठ रहे हैं, तो मेरी बहनों, इससे भी कोई समाधान नहीं होगा। आपको लड़ना है तो जिंदा रहकर अपनी लड़ाई को जारी रखिए और संघर्ष कीजिए, क्योंकि संघर्ष करना ही आपकी असली निशानी है, ना कि आप आमरण अनशन पर बैठ जाओ। अगर आप आमरण अनशन पर बैठोगी तो आप इस समस्या के समाधान के लिए और सारी चीजों को जन्म देंगे, ना कि इन समस्याओं को आप जड़ से खत्म करने का प्रयास करेंगे। तो मेरी बहनों, लड़ना है तो आप मजबूती के साथ में लड़िए। पूरा भारत देश आपके साथ खड़ा है। धर्म, क्षेत्र, भाषा, जाति से ऊपर उठकर भारत देश आपके साथ खड़ा है। लेकिन मुझे एक बात और यहाँ पर बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है। जिस तरह से मैं देख रही हूँ कि जो बबीता फोगाट है वो इन्हीं की बहन है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से वो सावरकर की जयंती पर उनके सामने नतमस्तक होती नजर आती है। और अभी तक मैंने एक भी ऐसा सोशल मीडिया पर उनका पोस्ट नहीं देखा जब उन्होंने अपनी इन पहलवान बहनों के समर्थन के लिए 2 शब्द भी लिखे हों। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि एक तरफ तो इनकी बहनें खुद मतलब उस सत्ताधारी पक्ष से लड़ रही हैं, और दूसरी तरफ वही बहन बबीता फोगाट है जो सत्ता पक्ष के तलवे चाटने का काम कर रहे। उसको सिर्फ अपनी पद प्रतिष्ठा प्यारी, अपनी तो ऐसी पद प्रतिष्ठा जो भारतीय जनता पार्टी के तहत मिल रही है, ऐसी पद प्रतिष्ठा को लात मारकर
उसको अपनी इन बहनों के समर्थन में आना चाहिए, ना कि सावरकर के आगे नतमस्तक होकर भारतीय जनता पार्टी के तलवे चाटने का काम करना चाहिए। और मैं तो यही कहूंगी कि बहनों, आप संघर्ष कीजिए, लड़ाई जारी रखिए। आमरण अनशन से कुछ नहीं होता। मेडल आपने जीते, वो आपकी धरोहर है और आप उसको संभाल कर रखिए और खासकर अपनी पीढ़ी के लिए संभाल कर रखिए। जब आपकी पीढ़ी तैयार होगी ताकि आप उनको दिखा सके, उनको बता सके कि इस भारत देश के लिए हमने गोल्ड मेडल जीते और उस समय जो भारत का सीना था हमने कितने गर्व से चौड़ा कराया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि सत्ता पर बैठे हुए लोगों ने किस तरह से हमारे मनोबल को गिराने का काम किया, किस तरह से हमारी अंतर आत्मा को झकझोरने का काम किया और किस तरह से भारत देश के लिए जो हमने खेला उसको भी कहीं ना कहीं उन्होंने अपमानित करने का काम किया। तो इन मेडलों को आप गंगा जल में ना बहाइए, आप आमरण अनशन पर मत बैठिए, बल्कि मजबूती के साथ और पूरी ताकत के साथ इन सत्ताधारी लोगों से लड़ने का प्रयास कीजिए। आज पूरा भारत आपके साथ में है। मैं तो यही अपील करूंगी बहनों, लड़ाई बहुत लंबी है, इसको पूरी ताकत से आपको लड़ना है।